वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन। आप लोगों को मैंने बताया था, आपको क्वेश्चन में पोजीशन की इक्वेशन दी होती है, तो यू आर गिवन दिस इक्वेशन। अब आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, इस इक्वेशन को देख के डरना नहीं है। आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इस इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं। ये इक्वेशन पोजीशन बता रही है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी भी टाइम की वैल्यू को डाल के आप निकाल सकते हो कार की पोजीशन क्या है। इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, dx बाई डी टी। क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन किसका करा है, x का, और x किस पर डिपेंड कर रहा था, टाइम पे। तो यू विल राइट dx बाई डी टी। क्या होता है dx बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। अच्छा, अगर वेलोसिटी का मैं फिर से डिफरेंशिएशन कर दूं तो इस बार मैं dx बाई डी टी नहीं लिखूंगा, मैंने डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का करा है, तो आई विल नाउ राइट dv बाई डी टी। और dv बाई डी टी क्या चीज होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो ये दो चीजें आपको ऑलरेडी बताई गई हैं। ऑलरेडी यू ऑलरेडी नो कि पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे dx बाई डी टी, ये कहलाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी के ऊपर फिर से डिफरेंशिएशन कर दोगे तो लिखोगे dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन। तो इन दोनों फॉर्मूलों को अब मैंने हाईलाइट करके नंबर कर दिया। इनको मैं नाम दे रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरी पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये मेरी दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इन दो डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या आएगा वो भी बताऊंगा मैं। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन कैसे करना है और इंटीग्रेशन को कैसे लिखना है, या इंटीग्रेशन के क्या स्टेप्स हो वो सीख। प्रॉपर लिखने का तरीका, इंटीग्रेशन उतना सिंपल नहीं है, इसमें ना एक लिखने का तरीका होता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले ये समझिए कि दिस इज माय फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ऑलरेडी जानते हैं dx बाई डी टी वेलोसिटी होता है, आपको पता है ये बात। और फिर वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन dv बाई डी टी एक्सेलरेशन। ये दो चीजें तो आपको पता है। इसको रीअरेंज कर रहा हूं मैं, कन्वर्ट कर रहा हूं एक और इक्वेशन बनाने। तो क्या करा, इस फॉर्मूले से स्टार्ट करा, a इज इक्वल टू dv बाई डी टी, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया dx। a इज इक्वल टू dv बाई डी टी, देखो, और ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर भी dx है, नीचे भी dx है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करा है dx। इससे फायदा क्या हुआ, ये वाला dx इस वाले dt के साथ कंबाइन कर, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था, ये dx इस dt के साथ कंबाइन कर। आपको पता है dx बाई dt को वेलोसिटी लिखा जा सकता है, dx बाई dt, यू ऑलरेडी नो दिस। देखिए, तो ये वाला जो dx बाई dt है, इसको मैंने वेलोसिटी लिख दिया। तो बचा क्या, ऊपर बचा dv और नीचे बचा dx। तो हमारी इक्वेशन बन गई a इज इक्वल टू v dv बाई dx। इसको हम लेबल कर देंगे थर्ड। तो हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछूं कितनी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, वी हैव 3 डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, स्टार मार्क करके लिख लो, वी हैव 3 डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखिए, इसको लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको, एक क्वेश्चन देखते हैं और क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो सीखते हैं। सर ये जो थर्ड वाला है वो हम कर ही क्यों रहे हैं, जो आपने थर्ड वाला अभी लिखा है? व्हेन आई टेक अ क्वेश्चन ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि तीसरा वाले की जरूरत क्या है, क्यों हमने उसको कन्वर्ट करा है। वंस वी डिस्कस अ क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, आपको ये बात ऑलरेडी पता थी, x को डिफरेंशिएशन करने पे वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करने पे एक्सेलरेशन। और डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में मैंने बहुत क्लियरली ये बात बताई थी कि इंटीग्रेशन जो है वो इसका रिवर्स प्रोसेस है। किसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, किसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, एक ये टेबल आपको क्लियर कर देता है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को बताना कोई जना,
मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं डिफरेंशिएशन करूं या इंटीग्रेशन करूं? वो अगर वो आप दोनों का डिफरेंशिएशन दिए तो डिफरेंशिएशन, है। एक्सेलरेशन दिए तो सर पोजीशन इंटीग्रेशन। दिए तो डिफरेंशिएशन सर वो डिपेंड करता है इंटीग्रेशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है। सर अगर पोजीशन दे रखी हो तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और अगर हमें एक्सेलरेशन दे रखा हो तो इंटीग्रेशन। पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, तो आप इस डायग्राम से समझिए, आपको पोजीशन दे रखी थी, वेलोसिटी निकालनी थी, तो आप नीचे आ रहे हैं यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी होती, क्वेश्चन में तो हो सकता है वो आपको x दे, v दे या a दे। अब मैं क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूं, चलो देखो क्वेश्चन मैंने लिया कि एक कार है, इस कार के अंदर एक्सेलरेशन है 4t²। क्वेश्चन है एक्सेलरेशन इसके अंदर 4t², इसकी फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोजीशन या फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ। तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता, वो कहते हैं हाँ हमने तो पढ़ा था डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकल आती है। वो इस बात को सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं x दिया होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी निकल आएगी, वो इसका डिफरेंशिएशन कर दें। नहीं, पर आप ये तो समझिए कि दिया हुआ क्या है। इस बार आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दी हुई है, एक्सेलरेशन दे रखी है और निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। तो ये तो सोचो दिया क्या है, निकालना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, क्या निकालना। तो दिया हुआ है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालनी है, यानी हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन के ना अब कुछ स्टेप्स होते हैं, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन करो। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यस वी हैव टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट हमें करना है, ये ठीक है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वो आप इस टेबल से कर लोगे। जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले देख लो इस टेबल को और आइडेंटिफाई कर लो कि डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है। अगर डिफरेंशिएशन करना है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो तो dx/dt लिख दो या dv/dt लिख दो, वो बहुत आसान है। पर अगर इंटीग्रेशन करना है तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो। तो अब इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो आपको सिखाया जाए। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्सेलरेशन दी है और वेलोसिटी निकालनी है, यानी हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस क्वेश्चन में वी हैव टू इंटीग्रेट। तो क्या स्टेप्स होते हैं, जरा जल्दी से स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन क्या नोटेशन होगा, क्या सिंबल होगा, कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन के वो स्टेप्स लिखते हैं और फिर वापस आते हैं इसी क्वेश्चन को प्रॉपर स्टेप से करते हैं। इंटीग्रेशन के स्टेप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में थ्रू आउट आवर सिलेबस 11th एंड 12th बहुत सारी डेरिवेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको डिराइव करने हैं, जो कि इंटीग्रेशन से डिराइव होंगे। हम स्टेप्स अगर नहीं कर पाएंगे सही से तो थ्रू आउट द सिलेबस हमें दिक्कत आएगी। हम एमसीक्यू करना नहीं सीख रहे, एमसीक्यू करना होता तो सीधा फॉर्मूला लगा दो इस पे, पिछली बार बताया। पर हम डेरिवेशंस में स्टेप्स कैसे लगाए जाते हैं, ऑलमोस्ट आप ये मानो हर चैप्टर में आपकी डेरिवेशन है इंटीग्रेशन। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए स्टेप सीखना बहुत जरूरी है। तो हेडिंग डाल लीजिए प्लीज, स्टेप्स ऑफ इंटीग्रेशन। वो सीखेंगे, देन वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर में रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला था, वो इसी मेथड से डिराइव हुआ था ना। अभी पहले सुनो, सब सारे डाउट्स क्लियर हो गए, पहले सुनो। तो स्टेप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, पहला स्टेप राइट। फर्स्ट we will start from some differential equation. We will start from some differential equation. जब भी आपको इंटीग्रेशन करना है, आप सपोज कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आप सबसे पहले चूज कर लीजिए कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली है dx/dt, यही लिख लेते हैं। पहली थी dx/dt को वेलोसिटी बोलते थे, दूसरी थी
डीवी बाई dt को एक्सेलरेशन बोलते थे, और तीसरी जो आई थी वो इसी से कन्वर्ट होकर आई थी। कोई जना बताएगा तीसरी क्या थी? Sir, velocity dv by dx dv by dx is equal to acceleration. इससे आई थी। ये 3 डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा हमारा इस चैप्टर में या कोई डेरिवेशन आएगी, द फर्स्ट थिंग इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम डिफरेंशियल इक्वेशन। या तो ये वाली लेंगे या ये वाली लेंगे। अब कोई कहता है पता कैसे लगेगा कौन सी वाली लें? बच्चों का ये भी डाउट होता है, ये वाली लें, ये वाली लें या ये वाली, तो वो पता कैसे? तो उसके लिए आप देखिए कि आपको क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएबल दे रखे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में, जैसे यही वाला क्वेश्चन में उठा, इस वाले क्वेश्चन में मेरे को एक्सेलरेशन दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो मैं एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन उठाऊंगा जिसमें वो 2 वेरिएबल आते हो। चेक करिए, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन या थर्ड? सेकंड। क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी नाम के वेरिएबल आते हैं, सॉरी एक्सेलरेशन और टाइम नाम के वेरिएबल आते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मेरे को करना होगा तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसके हिसाब से आप कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन पिक कर लीजिए। ठीक है ना? सब बहुत क्लियर हो जाएगा जब स्टेप्स लिख लेंगे ना, तो इस पे 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे। सर पहला स्टेप दोबारा से रीड करना। स्टेप्स में नहीं भी समझ में आ रहा, डोंट वरी, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट किया। अब सेकंड स्टेप लिखिए, राइट डाउन द सेकंड। लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई and ensure that tables on each side match with the differential. मतलब क्या है बताएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई and ensure that the variables on each side match with the differential. अभी सब समझा? अच्छा, थर्ड स्टेप put integration sign on both sides. इंटीग्रेशन का साइन जो होता है वो ये होता है। Put integration sign on both sides. इसके साथ ही लिखिए, if limits are given, they are written below and above the sign. कोई पूछता है लिमिट का मतलब क्या है? आपको ना सब कुछ क्लियर तब होगा जब मैं क्वेश्चन कराऊं। अभी सिर्फ स्टेप्स लिख लो, समझ लो। इफ लिमिट्स आर गिवन, दे आर रिटन बिलो एंड अबव द साइन। कोई पूछता है लिमिट का क्या मतलब है, तो जरा एरो बना के लिख लो क्या होता है। लिमिट का क्या मतलब होता है? लिमिट का मतलब होता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यूज of the variables. Starting and ending values of the variables. अच्छा, अब इसके बाद फोर्थ स्टेप लिखो। फोर्थ स्टेप यहां पे लिख रहे हैं, डू इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म। डू इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म। सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्लास के। डू इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म। और इसी में आगे लिखो, आफ्टर इंटीग्रेशन द डिफरेंशियल
will get removed. Will get removed. और लास्ट स्टेप फिर इसको करेंगे क्वेश्चन में, ये सारे जो पांचों स्टेप लिख दिए ना, फिर क्वेश्चन में लगा फिर पुट द लिमिट्स, पुट द लिमिट्स, सब कुछ सिखाऊंगा। पांचों स्टेप हो गए हमारे। ठीक है ना, आप क्वेश्चन पे आते हैं, इसको लिखे रहने देंगे यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में हमें कैसे करना है एक एक करके हम स्टेप्स देखें। तो क्वेश्चन लिखते, हाँ क्या हुआ? पहले वाला स्टेप दोबारा से बताना, एक बार रीड करना पहले। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा वेट करो, सब समझ में आएगा। नहीं सर, एक बार रीड कर दो, रीड करने के लिए क्या है? डोंट वरी, पहले आप समझने की कोशिश करो, लिखा हुआ आपको सब कुछ मिल जाएगा पीडीएफ। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक कार है, लिख लो क्वेश्चन। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and has acceleration is equal to 4t square. A car starts from rest. देख के आपको 9th क्लास का क्वेश्चन लगेगा ये, पर तरीका देखिएगा। A car starts from rest and has an acceleration of 4t square. Find the velocity of car at t equal to 2 seconds. अब देखना, यहां बहुत ध्यान से समझना, स्टेप्स जो भी नहीं समझ में आएगा आप समझ में आएंगे। क्वेश्चन समझो पहले क्या है। वो कह रहा है एक कार है, वो रेस्ट पे थी, फिगर बना लेते हैं। एक कार है, रेस्ट पे थी, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, अभी खड़ी हुई थी वो कार। अब वो स्टार्ट करी और उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 4t स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो रहा है यानी उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही होगी। गाड़ी जैसे जैसे आगे जा रही है स्पीड बढ़ रही होगी। पहले तो 0 स्पीड थी, रुकी हुई थी, अब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। तो वो पूछता है 2 सेकंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स। ठीक है ना, पूरा सुनना। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन दिया और निकालना क्या है? वेलोसिटी निकाल। यानी हम अपना टेबल चेक करते हैं, एक्स वी, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। सबसे पहले आपको ये चेक करना है दिया क्या है और निकालना है। हमें दिया है क्वेश्चन में एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया है, और हमें निकालनी है वेलोसिटी, यानी हमें इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि उसने एक्सेलरेशन दिया है और क्या कह रहा है? फाइंड द वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन से अपने को वेलोसिटी निकालनी है। तो डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पोजीशन दी होती तब वेलोसिटी निकालनी होती। सपोज ऐसे दिया होता, अब वो कह रहा होता वेलोसिटी निकालो, तो पोजीशन पे फिर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, पर इस बार हमें एक्सेलरेशन दी है। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, तो वी हैव टू डू इंटीग्रेशन, यानी अब हमें ये स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। तो अब एक एक करके देखते हैं कि क्वेश्चन में स्टेप्स कैसे लगे। फर्स्ट वन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम डिफरेंशियल इक्वेशन। तीनों में से कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखें। कौन सी वाली लिखेंगे बताओ? सेकंड वाली, dv by dt equal to a1। सिंपलीफाई करा, जो टाइम और वेलोसिटी, तीन चीजें क्वेश्चन में बोली है, एक्सेलरेशन, टाइम और वेलोसिटी। किस में आते हैं? एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी इसी में आते हैं, ना इसमें आते ना इसमें आते। इसमें टाइम नहीं आता। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम, तीन चीजों की बात हुई थी क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन, टाइम और वेलोसिटी। तो हमने पिकअप करी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए आंसर में यहां पे लिखना शुरू करो। आंसर में हम सबसे पहले लिखेंगे dv by dt is equal to a। We will start from some differential equation। तो इस वाली से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखा, अब क्या कहता है?
अब वो क्या कहता है, अच्छा एक्सेलरेशन की वैल्यू तो डाल दो, दिया हुआ कितना है, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 4t²। तो जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे इससे, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो तो पुट कर दो। एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है 4t, तो आप लिखिए dv/dt इज इक्वल टू 4t²। इस इक्वेशन में यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सबको समझ में आना चाहिए यहां से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी थी 4t², वो मैंने यहां डाल दी। तो मेरा फॉर्मूला बन गया dv/dt इक्वल टू 4t²। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में कोई डाउट है किसी को कि ये वाली क्यों ली, ये कैसे आ गया, तो स्टेप 1 का डाउट पूछो। नहीं, स्टेप 1 में डाउट नहीं, ठीक है। अब रीड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी अब इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ये dv और dt, इनको मैं नाम दे रहा हूं डिफरेंशियल। ये दो डिफरेंशियल्स हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी अब आप ये dt को ऊपर ले जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, dt को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो dt इधर आ गया यहां, ठीक है ना, dt यहां। एंड इंश्योर दैट द वेरिएबल, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये बच्चे 12th में भी आ जाते हैं, पर ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती उन्हें। एंड इंश्योर दैट द वेरिएबल्स ऑन ईच साइड मैच विद द डिफरेंशियल। इसका मतलब क्या है, जरा बताइए। राइट हैंड साइड पे डिफरेंशियल किसका है, वेलोसिटी का है या टाइम का है? टाइम। डिफरेंशियल है। तो राइट हैंड साइड पे मेरे को सिर्फ टाइम नाम का वेरिएबल चाहिए। यहां वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन और कोई वेरिएबल अलाउड नहीं है। जिसका डिफरेंशियल है dt है, dt, तो ओनली t इज अलाउड। t के अलावा और कोई वेरिएबल RHS पे अलाउड नहीं है। जिस साइड, दोनों साइड आपका डिफरेंशियल हो जाएगा। इस साइड dv है, इस साइड dt, इस साइड dv है LHS पे, तो इस साइड सिर्फ v वाली टर्म्स अलाउड। v के अलावा अगर कोई t नाम की टर्म होती है यहाँ पे, तो उसको यहां ले आइए, v नाम की टर्म्स इधर ले आइए। दोनों तरफ एक एक डिफरेंशियल होगा, एक तरफ dv होगा, एक तरफ dt होगा, क्योंकि तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है ना dt को ऊपर। ये जो dt था इसको ऊपर ले गए हो, तो लेफ्ट में dv है, राइट में dt है। इस साइड मुझे सिर्फ t के वेरिएबल्स चाहिए और इस साइड मुझे सिर्फ v के वेरिएबल्स। यहाँ तो पहले से आसान है, क्योंकि यहाँ पे कोई v का वेरिएबल है भी नहीं। अगर कोई v का वेरिएबल होता तो उसको इस साइड लाना पड़ता, t के वेरिएबल्स को राइट साइड पे ले जाना पड़ता। Ensure that the variables on each side match with the differential. इस साइड dt है तो t के वेरिएबल्स होंगे, इस साइड dv है तो v के वेरिएबल्स। अच्छा, अब स्टेप 2 से बताना दोबारा। पूरा सुनो प्लीज, अगर नहीं समझ में आएगा तो बाद में पूरा, जब मैं कहूंगा डाउट तब पूछ। तो दोनों तरफ हमने डिफरेंशियल्स रखे, इस साइड dt, इस साइड dv। इधर मेरे को सिर्फ t का वेरिएबल चाहिए, इधर मेरे को सिर्फ v का वेरिएबल चाहिए। कोई दिक्कत है नहीं, पहले से सही आ रहा है। t के वेरिएबल्स इस साइड है ना, t का वेरिएबल इधर होता तो मैं इस साइड ले आता उसको। अच्छा, इस साइड डिफरेंशियल dv था, पर v का तो वेरिएबल है ही नहीं कोई। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये चाहता हूं जिस साइड जौन सा डिफरेंशियल हो, जिस साइड जौन सा डिफरेंशियल हो, उस साइड उसी वाला, वही वाला वेरिएबल भी आए। जैसे यहाँ dt है तो t नाम की टर्म आ रही है, ठीक है, तो उससे मेरे लिए सही है। हाँ, dt है तो t आ रहा है। यहाँ dv है तो v आना चाहिए। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, v तो है ही नहीं। अगर v नहीं है तो मैं यहाँ जानबूझ के v लगा दूंगा। कोई कहता है ऐसे कैसे लगा देंगे, जब v है ही नहीं तो ऐसे कैसे लगा। अच्छा, ये देखिए, मेरे पास अगर एक टर्म है dv, क्या आप इसको लिख सकते हैं 1 into dv, हाँ या नहीं? यस सर। Yes, sir.
अच्छा 1 को क्या करो, 1 को लिख दो v की पावर 0 into v। एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या ही हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका dv था पर v का वेरिएबल नहीं आ रहा था तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे v की पावर 0। इससे क्या होगा, इधर dt है तो t के वेरिएबल्स आ रहे, इधर dv है तो v के वेरिएबल आ रहे। v की पावर 0 लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से तो आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। dv को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मेक्स नो डिफरेंस। तो dv को मैं v की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं जिससे कि देखने में इक्वेशन प्रॉपर लगे, जिधर dt उधर t के वेरिएबल, जिधर dv उधर v के वेरिएबल। तो सेकेंड स्टेप रीड करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने और दोनों तरफ वेरिएबल मैचिंग करी, dt के साथ t का वेरिएबल, dv के साथ v का। अब हम रेडी हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। अब देखिए स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, अब पुट द इंटीग्रेशन साइन ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। क्या होता है इंटीग्रेशन साइन, दिस इज द इंटीग्रेशन। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन का साइन। चिंता मत करना, एक पहला क्वेश्चन है, सब समझ में आएगा। आई विल एंश्योर कि आपको समझ में आए। अभी जो बताते जा रहे हैं सुनते जाओ। पुट द इंटीग्रेशन साइन ऑन बोथ साइड। ये इंटीग्रेशन का साइन मैंने बोथ साइड पे लगा दिया। अब लिमिट्स जो हैं वो लिखी जाती हैं इसके नीचे और इसके ऊपर। नीचे लिखी जाती है लोअर लिमिट और ऊपर लिखी जाती है अपर। कोई कहता है ये क्या बात है, इंटीग्रेशन लिमिट क्या चीज है? लिमिट होता है कि वो वाला वेरिएबल जब शुरू हुआ था तब उसकी वैल्यू कितनी, दैट इज द लोअर लिमिट, यानी स्टार्ट जब। और अपर लिमिट होती है जब खत्म हुआ, फिनिश हुआ, तब उस वेरिएबल की वैल्यू कितनी। थोड़ा सा अगर 2 मिनट का टाइम आप लगाएं सोचने में जो मैंने बोला, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लोअर लिमिट कितनी है और अपर लिमिट कितनी है। चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा अगर आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है और अपर लिमिट की वैल्यू क्या है। इस साइड मेरा वेरिएबल टाइम है, तो टाइम की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी और टाइम की एंडिंग में वैल्यू। जब मेरा मोशन हो रहा है, जब कार मूव कर रही है, तो स्टार्टिंग में क्या वैल्यू थी टाइम की जब शुरू करा था गाड़ी ने, और जब खत्म करा तब वैल्यू कितनी है। थोड़ा सा सोचो, बहुत बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। स्टार्ट जब करा कार ने, ऑब्जर्वर होता है, मैंने आपको बताया था, एक ऑब्जर्वर देखा हो, स्टार्ट करते हैं तो टाइम 0 ही होता है ना। स्टॉपवॉच में स्टार्ट करा है तो लोअर लिमिट तो टाइम की 0 ही होगी। और जब गाड़ी का मोशन मैं खत्म कर रहा हूं, इस वक्त पे कोई बताएगा टाइम कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकंड पे पूछी है, तो t इक्वल टू 2। तो टाइम की स्टार्टिंग वैल्यू इज द लोअर लिमिट, फाइनल वैल्यू इज द अपर। तो नीचे लिखूंगा t इक्वल टू 0 और ऊपर लिखूंगा t इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए t इक्वल टू 2 और यहाँ पे t इक्वल टू 0। ये कहलाती है लिमिट्स। अच्छा इधर आते हैं, यहाँ पे वेरिएबल हमारा v है, तो वेलोसिटी की स्टार्टिंग वैल्यू और वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू। कोई बताएगा वेलोसिटी की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो 0। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये बताओ? वो तो फाइंड आउट करनी है। वो तो फाइंड आउट, तो उसको अननोन मान लो, उसको v बोल, ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ लिमिट्स पता है, यहाँ ये पता है, ये नहीं। तो ये देखिए, इफ लिमिट्स आर गिवन दे आर रिटन बिलो एंड अबव द साइन। साइन के नीचे, साइन के ऊपर। कोई कहते हैं इधर टाइम लिखा, इधर वेलोसिटी लिखी, इधर वेलोसिटी लिख देते, इधर टाइम लिख देते। नहीं, देखो ना, इधर dt है
तो जिस साइड dt है उस साइड आप टाइम की वैल्यूज लिखोगे, जिस साइड dv है उस साइड वेलोसिटी की वैल्यूज लिखोगे। मिक्सअप थोड़ी ना करना है। वेरिएबल मैचिंग कराई थी ना, इंश्योर दैट द वेरिएबल्स ऑन ईच साइड मैच विद द डिफरेंशियल। इधर टाइम के वेरिएबल्स हैं और dt है और टाइम की वैल्यूज है, इधर v के वेरिएबल है, dv है और वेलोसिटी की वैल्यूज है। इस स्टेप में कोई डाउट किसी को? लिमिट अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाया कि कैसे लिखी तो पूछो। सर नीचे स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग वैल्यू जब गाड़ी ने शुरू करा तब कितने बज रहे थे स्टॉप वॉच में? 0। और जब गाड़ी का मोशन हमने खत्म करा ऑब्जर्व करना तब क्या हो रहा था टाइम? क्वेश्चन में देखो दे रखा। तो ये फाइनल वैल्यू। तो ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। और जब खत्म हुआ तब वेलोसिटी कितनी थी? तो वो मुझे नहीं पता, तो मैंने v लिख दिया। आप चाहो तो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दो। तो स्टेप 3 भी हो गया अब हमारा। अब अगला स्टेप देखते हैं। अब अगला स्टेप है एक एक करके ये वाला स्टेप समझना प्लीज। आपको आज की क्लास से ना पूरे 2 साल बहुत हेल्प मिलेगी, ध्यान से समझो। अब इंटीग्रेशन को एक एक करके टर्म के ऊपर यूज करें। इस टर्म का इंटीग्रेशन करो, और कोई टर्म होती उसका भी करो, और कोई टर्म होती उसका भी करो। अब जैसे यहां तो आसान है, सिर्फ 4t² है, पर हो सकता है आपको एक्सेलरेशन दिया होता 4t² + 8t + 3, तो काफी सारी टर्म्स हो सकती थी यहाँ। तो पहले मैं इंटीग्रेशन इसके ऊपर करूंगा, फिर इसके ऊपर करूंगा, फिर इसके ऊपर करूंगा। पर यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आसान है, तो हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस टर्म के ऊपर। हमारी टर्म क्या है? 4t²। इंटीग्रेशन साइन एक एक करके इनके ऊपर आएगा। इंटीग्रेशन साइन पहले 4t² के ऊपर आया। क्या बन गया 4t² का? 4 एज इट इज रहा, 4t³ EQ upon 3 upon 3। मैंने फॉर्मूला बताया था, t की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर को ऐड कर देते हैं 1 से और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 एज इट इज रहा, t² था, पावर को बढ़ा दो 1 से, 3 कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। तो जब ये इंटीग्रेशन साइन आया इसके ऊपर, तो इस टर्म को इसने क्या करा? 4 को 4 रहने दिया, t² को बना दिया t³ / 3, और फिर ये किसके ऊपर पहुंचा? dt के ऊपर। जैसे ही ये dt के ऊपर पहुंचा ये कट गया, क्योंकि dt था हमारा डिफरेंशियल और ये है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एक दूसरे का और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो जैसे ही ये दोनों मिलेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो RHS पे फिर से समझो कैसे करा। इंटीग्रेशन साइन एक एक करके इनके ऊपर आएगा। इंटीग्रेशन साइन पहले 4 पे आया, कुछ नहीं करा उसने, 4 रहने। फिर इंटीग्रेशन साइन पहुंचा t² पे, t² को उसने बना दिया t³/3। फिर इंटीग्रेशन साइन पहुंचा dt पे। तो जैसे ही ये इंटीग्रेशन साइन dt पे पहुंचा, इसने dt और ये कट गए। तो RHS पे बस कितना बच गया? 4t³ / 3। अब ना इंटीग्रेशन साइन लगा रहा हूं मैं, ना मैं अब dt लिख रहा हूं। कोई पूछता है कहां गए वो, तो इंटीग्रेशन साइन जब आगे बढ़ा तो वो dt के पास पहुंचा और वो कट गया। तो RHS पे सिर्फ क्या बचा? 4t³/3। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। इंटीग्रेशन साइन अब नहीं लगेगा, बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चे अभी भी लगाते हैं। इंटीग्रेशन साइन तो dt के साथ कट गया था, तो अगले स्टेप में तो नहीं आना चाहिए। अब आएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और लोअर लिमिट लिखी जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे और अपर लिमिट लिखी जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। सेम चीज LHS पे भी करेंगे। इंटीग्रेशन साइन सबसे पहले इसके ऊपर आएगा, फिर इसके ऊपर आएगा। तो देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन पहुंचा v की पावर 0 पे। लगा दो जरा v की पावर 0 के ऊपर फॉर्मूला। v1/1 क्या बन जाएगा? पावर v1/1 1/1 v की पावर 1/1। जो भी पावर होती है उसको 1 से बढ़ा देते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो जो लॉजिक मैं यहां लगा रहा था,
अब एलएचएस पे भी वही लगाएंगे, तो चलिए इंटीग्रेशन साइन को उठाइए, v के पावर 0 के ऊपर लगा दीजिए, तो ये बन गया v की पावर 1/1। फिर अगले टर्म पे लगा दीजिए dv पे, क्या होगा? कैंसिल ना इंटीग्रेशन साइन ना dv, खत्म। नीचे लिखोगे u इक्वल टू 0, ऊपर टीवी भी कट जाएगा। क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये हमारा अगला स्टेप, समझ में आएगा? अगला क्वेश्चन तुम्हें इनसे करवाऊंगा मैं, तब तुम्हें और अच्छा समझ में आएगा। पहले देखो ये बात, अब इंटीग्रेशन साइन नहीं लगा, ना dt है, इस साइड इंटीग्रेशन साइन है और ना dv है। और ये हुआ कैसे? इंटीग्रेशन साइन को एक एक करके हर टर्म के ऊपर एक्ट कराया। जब ये dt पे पहुंचा तो इंटीग्रेशन साइन और dt दोनों कट गए। ऐसे ही एलएचएस पे सर ऐसे क्यों कटे? क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है ना। आप ये देखो, मैंने आपको बताया था XVA, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस है। यस सर। तो अगर मैं कहता हूँ दो चीजें, अब 4 है और उसका रेसिप्रोकल 1/4 है, तो मल्टीप्लाई करोगे इनको तो क्या होगा? 1 कट जाएंगे दोनों, क्योंकि ये दोनों Okay, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा प्रोसेसेस हैं। तो जब ये इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन पे आएगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल प्रोसेसेस हैं, तो वो कट जाएंगे। तो अब आप ना dt लिखेंगे यहाँ पर और ना ही इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। ओके सर। अब देखिए v की पावर 1/1, अब अपॉन 1 तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, अपॉन 1 क्यों लिख रहे हो? अपॉन 1 का तो कोई फायदा नहीं। तो ये लिखो। अब लास्ट स्टेप क्या था? पुट द लिमिट्स। ये सीखो अब कि लिमिट डालते कैसे। पहले आरएचएस पे सिखाऊंगा, फिर एलएचएस। आरएचएस पे आपकी जो टर्म है 4t³/3, इसको 2 बार लिखेंगे। जो भी टर्म आपकी आ रही है ना ब्रैकेट में, उसको 2 बार 4t³/3, 4t³/3 और बीच में लगाएंगे माइनस का। कैसे डालते हैं? जो भी टर्म आपकी आती है उसको 2 बार लिखा जाता है, 4t³/3, 4t³/3, बीच में लगता है माइनस का। अच्छा, और पहले वाले में t को आप रिप्लेस करते हो अपर लिमिट। ये वाला जो t है ये रिप्लेस होगा अपर लिमिट, यहां पे आप डालेंगे अपर लिमिट। और दूसरे वाले में t की जगह लोअर लिमिट वैल्यू डालेंगे। इस वाले t की जगह आप पुट करेंगे लोअर, यानी यहां पे t को आप लिखोगे 2 और यहां पे t को डालोगे। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं? 4t³/3 को 2 बार लिखा, पहले में t को 2 डाल दो, दूसरे में t को 0 डाल। तो देखते हैं क्या आता है। आप लोग करिए जरा, देखिए आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा क्या आएगा। करो। कितना आएगा पहले वाला? 40/3। 32/3। तो पहले अपर डालना है, पहले लोअर डालना है। देखो ना, लिखा तो है, देखो 32/3। अच्छा, दूसरे में कितना आएगा? 0। तो देखो इस तरीके से आरएचएस सॉल्व हो। अब यही लॉजिक अपने को लगाना है एलएचएस। मुश्किल लग रहा होगा अभी, पर कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है, डोंट वरी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको करना होगा अपने सिलेबस। चलो एलएचएस पे देखते हैं। एलएचएस पे हमारे पास v की पावर 1 था, तो v की पावर 1 को हम लोग 2 बार लिखेंगे। v की, अच्छा, रेज टू पावर 1 भी लिखने का कोई मतलब नहीं है। v की पावर 1 को तो सिर्फ v ही लिख सकते हो ना, तो v ही रहने दो, इसको 2 बार लिखो, v और v, बीच में माइनस। पहले वाले v को रिप्लेस करना होता है अपर लिमिट, दिस यू हैव टू रिप्लेस बाय अपर, और दूसरे वाले v को रिप्लेस करना होता है लोअर। तो पहले वाले v की जगह क्या लिखूं? पहले वाले v की जगह V पहले वाले सर V लिखेंगे।
अपर लिमिट से रिप्लेस करना है। अपर लिमिट तो मुझे पता ही नहीं कितनी है, तो बी, अपर लिमिट को बी ही बोल दीजिए, तो बी को बी से ही रिप्लेस कर दीजिए, बी माइनस माइनस साइन लगाएंगे। अब दूसरे वाला जो है उसको रिप्लेस करेंगे, इस v की जगह लोअर लिमिट वैल्यू डाल देंगे। कितनी है लोअर लिमिट वैल्यू यहाँ पे? 0। 0 सर, पर वो फिर इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल है। हाँ, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल है। तो यहाँ पे मैंने v को फाइनल वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया, इस वाले v को इनिशियल वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया। ये अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है। जैसे टाइम में नहीं करा था, इसको मैंने टाइम की स्टार्टिंग वैल्यू 0 डाल दिया है और यहाँ t की जगह फाइनल वैल्यू डाल दी है, वही चीज यहाँ। मतलब सर फिर ठीक है ना, ऐसे फाइनल और इनिशियल मतलब ऐसे डाल, क्योंकि अलग अलग है ना दोनों, टाइम तो दोनों सेम है। अलग अलग ही तो डाले हैं। यहाँ पे मैंने फाइनल वैल्यू डाली वेलोसिटी, v को मैं क्या लिख रहा हूँ? v ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, मैं v मान रहा हूँ। और इनिशियल वाले में मैं इनिशियल वेलोसिटी डाल रहा हूँ 0। तो इस v को v लिखो, इस v को 0 डालो, इस v को फाइनल वैल्यू डालो वेलोसिटी की, वो तो नहीं पता, इस v को इनिशियल वैल्यू डालो जो कि 0 है। तो देखो अब यहां से सॉल्व होके आपकी v की वैल्यू आ जाए, v माइनस 0 इज इक्वल टू v माइनस 0 इज इक्वल टू 32/3 माइनस, तो कितना आया v यहां से? v comes out to be 32/3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पढ़िए, a car starts from rest and has acceleration this, find the velocity of the car at t equal to 2। 2 सेकंड बाद गाड़ी की जो वेलोसिटी होगी वो 32/3 मीटर पर सेकेंड। सर अगर हमें टाइम नहीं दे रखा तो अपर वाली लिमिट क्या लिखेंगे? टाइम देगा तभी तो क्वेश्चन करोगे ना, तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे? क्वेश्चन अगर वो आपको देगा तो क्वेश्चन में डेटा तो देगा तभी तो क्वेश्चन करोगे। ये थोड़ी ना है मैं आपको कहता हूँ क्वेश्चन में हमने डेटा ही नहीं दिया, आप कैसे करोगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। क्वेश्चन अगर बना है तो वो क्वेश्चन करने के लिए ही बना है, क्वेश्चन करने के लिए बना है तो उसमें डेटा दिया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन आपसे अपने आप करवाऊंगा, समझ में आएगा, डोंट वरी। पहले क्वेश्चन में इतना मत घबराओ। तो थोड़ा बहुत अगर कुछ डाउट है तो पूछो, जो स्टेप्स मैंने करे हैं, ठीक है ना? वरना अगले क्वेश्चन में आप लोग करिए, 5-7 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, फिर देखेंगे उसके स्टेप। सर ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों हटा दिए एलएचएस में? कोई बात नहीं, स्क्वायर ही लगा दो। तुम्हें दिक्कत है तुम स्क्वायर लगा दो, मेरे को बनाने में मुश्किल हो रही थी इसलिए मैंने स्क्वायर हटा दिए, तुम स्क्वायर ही लगाओ, ठीक है? सर ये जो सीधा इक्वेशन दे रखी थी, अगर हम उसको इंटीग्रेट करके जो इक्वेशन बना लेते उसमें वैल्यू डाल देते t इज इक्वल टू 2, तब भी तो आंसर आ जाता। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था हम एमसीक्यू नहीं कर रहे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू होता, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू होता तो आप वो कर लेना जो आपने डायरेक्टली मैंने आपको कहा था कर सकते हो, पर हम तरीका सीख रहे हैं। एक बार हम तरीका सीख जाएं तब आप एमसीक्यू में शॉर्टकट लगा लेना, और अगर डेरिवेशंस आएंगी तो आपको तरीका तो आना चाहिए ना। अगर आपका 3 नंबर की डेरिवेशन आती है तो आपको इंटीग्रेशन के स्टेप्स पता होने चाहिए। शॉर्टकट ठीक है, शॉर्टकट बाद की बात होती है, पहले तरीका सीखो, उसके बाद जब तरीका समझ में आ जाए तो शॉर्टकट अप्लाई कर लो, और पहले तरीका तो सीखो। तो फिर एग्जाम में कौन सा वाला करना? बताएंगे एग्जाम में आपको। अगर ये क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में, अगर ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का सब्जेक्टिव, तो आप इसको इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने करा। शॉर्टकट की बात भी करेंगे, शॉर्टकट भी करेंगे। एक जरा अगला क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लीजिए प्लीज। सर हाँ बोलो। सर वो 40³/3 हमने 2 बार ही क्यों लिखा था? तरीका होता है, जब आप लिमिट और डालते सर- हैं 2 बार ही लिखते हैं। और सर मेरा एक डाउट ये है सर कि सपोज हमको तो ये बोला नहीं गया है कि सर स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो सर वो आपने मीटर पर सेकंड लिखा था ना सर? हाँ, मीटर पर सेकंड ही होता है। इफ नॉट स्पेसिफाइड एवरीथिंग इज गिवन इन द एसआई सिस्टम। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड वी कंसीडर दैट एवरीथिंग इज गिवन इन द एसआई सिस्टम, क्योंकि अगर कोई और यूनिट होता तो उसको बताना चाहिए था। अगर उसने नहीं बताया, बताएगा वो क्वेश्चन के एंड में हमेशा दिया होगा वेयर x इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकंड, वो सब लिखा होगा। मैं वो नहीं लिख रहा हूँ,
मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं लिख रहा हूं मैं तो मान लो ऐसा ही। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला अपने आप करो, इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। इस क्वेश्चन के बाद आधा घंटा आपको डाउट टाइम देंगे, ठीक है ना? तो डोंट वरी कि हमारा डाउट रह जाएगा। ये क्वेश्चन कर लो, फिर आधा घंटा डाउट सेशन। जो भी आपके डाउट होंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, आज सारे वो डाउट्स है। तो अगला क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स with a speed of 2 meter per second and has an acceleration of a is equal to 4t square plus 3t, नहीं, 3t square plus 4t plus 2 and has an acceleration of 3t square plus 4t plus 2. Find the velocity attained by car at t equal to 1. फिगर बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। एक गाड़ी है, वो चल रही है, अभी स्टार्ट हुई है, क्या वेलोसिटी है गाड़ी की इनिशियल, बताओ? 2 मीटर पर सेकेंड। जीरो। तो लिख तो लेते जीरो हो गया ना, सब वो तो हैं। स्टार्ट हुई है। क्या टाइम हुआ है अभी जब स्टार्ट हुआ है? टाइम कितना 0 हुआ है? सेकेंड। टाइम 0। अच्छा, कितनी देर बाद? थोड़ी देर बाद, यानी अब टाइम कितना हो गया है? 1 सेकेंड। अब गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई है? सर निकाल। तो देखो हमने डेटा शो करा, गाड़ी स्टार्ट हुई, मैंने स्टॉप वॉच ऑन करी, 0 था टाइम, तब उस गाड़ी की स्पीड उसने दे रखी है पहले से 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बीत गया, अब टाइम 1 हो चुका है, अब गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड करना। अच्छा, क्वेश्चन में दिया क्या है? इक्वेशन जो दी है वो किस चीज की दी है? क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है वो एक्सेलरेशन की दी है। तो सबसे पहले बिफोर वी अप्लाई द स्टेप्स, पहले चेक करो कि डिफरेंशिएशन तो नहीं करना कहीं। एक्स वी ए वी एक्स दिया क्या है अपने को? दिया है एक्सेलरेशन, और निकालना क्या है? निकालना है वेलोसिटी। यानी क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। अब हमने पहले ये देख लिया इंटीग्रेशन कर। यही बच्चों का डाउट होता है। वो बच्चे तो यही नहीं पूछ, वो बच्चे पता है क्या करेंगे इसको? वो ये करेंगे a इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन dx by dt इज इक्वल टू 6t प्लस 4। आ गई वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन नहीं करना है यहाँ पर, आपको पोजीशन नहीं दिया। अगर पोजीशन दिया होता x तो आप डिफरेंशिएशन करते। तो ये समझो कि क्या दिया है, क्या निकालना है। चलो ठीक है, अब आप स्टार्ट करिए, बोलिए मत, कुछ करिए। देखते हैं कितने बच्चे अपने आप सही आंसर, फाइनल आंसर मेरे को भेज पाते हैं। मैं धीरे धीरे बोर्ड पे लिखता रहूंगा। अगर आपको हिंट चाहिए हो तो देख लेना स्क्रीन पे, अगर नहीं चाहिए तो अपनी कॉपी में देखना, स्क्रीन पे मत देखना, ठीक है ना? स्क्रीन पे देखोगे फिर आपको हिंट मिल जाए। तो थोड़ी देर में मैं करना शुरू करूँ। वो स्टेप्स पढ़ो जो लिखवाए थे, किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को चूज करो, कौन सी वाली आपको चाहिए। अपने आप अब ये वाला क्वेश्चन करोगे ना, सब समझ में आएगा क्या करें। एंड स्टेप्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आंसर निकालना भी इंपॉर्टेंट है, पर लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया, आपने सही से नहीं लिखा, आंसर आ भी गया तो एक ही नंबर मिलेगा। जिनका आंसर आता है भेजते जाइए। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई आंसर भेज रहा है 5, कोई भेज रहा है 6, कोई भेज रहा है 7।
चलो पहला स्टेप हिंट दे रहा हूं अब मैं। फर्स्ट स्टेप है हम किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इस बार हमें एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है और वेलोसिटी की बात करी है। तो हमें पता लग गया कि हमें करना है स्टार्ट dv by dt इक्वल टू a। सेकेंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें स्टार्ट, ठीक है ना। तो वी हैव टू स्टार्ट विद द सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन dv by dt इक्वल टू a। और a दे रखा है, डाल दो a की वैल्यू, यहाँ डाल दो a की वैल्यू डाल दो ना यहाँ पर dv by dt इक्वल टू a में। तो a कितना है, तो हो जाएगा dv by dt इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कह रहे हो? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब, क्योंकि इधर टाइम है तो हमें dt यहाँ पे चाहिए टाइम के साथ। तो देखो, अब देख लो, अब मुझे लग रहा है आप लोग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मेरे पास बच्चों के आंसर आ रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो अब देख लीजिए प्लीज, सब लोग देख लीजिए प्लीज। वी आर स्टार्टिंग विद दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट। सबको समझ में आया कि इससे क्यों कर रहे हैं? किसी को ये डाउट तो नहीं है कि इससे क्यों करा, दूसरे से क्यों नहीं करा? एक्सेलरेशन, टाइम और वेलोसिटी की बात हो रही है। एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दी। कोई कहता है ये कहां से आई? देखो ना, क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू है, यहां डाल दो, ठीक तो है। अब dt ले आओ ऊपर। अब देखना, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो dt आ गया यहाँ। अब वेरिएबल मैचिंग करो, चेक करो इधर टाइम के वेरिएबल्स हैं, इसमें है टाइम का वेरिएबल, हाँ, इसमें है टाइम का वेरिएबल, हाँ, इसमें तो नहीं है, पर ये तो अकेला 2 है, जबकि dt तो चाहता है कि हर टर्म में टाइम आना चाहिए। इसमें t स्क्वायर है, ठीक है, इसमें t है, यहाँ तो t है ही नहीं। यहाँ क्या करूं? तो इसमें t आ जाएगा 2t, से मल्टीप्लाई, हम 2 मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे। सर मल्टीप्लाई बाय t की पावर 0। पावर 0 से जहां t नहीं है कोई चिंता वाली बात नहीं, t की पावर 0 लिख दो। कोई बच्चा कहता है ऐसे कैसे लिख दिया? तो मेरे को ये बताओ, आप 2 को 2 into 1 भी तो लिख सकते हो, और 1 को आप लिख दो t की पावर 0, तो बात तो वही है। 2 into t की पावर 0 यानी 2 into 1 यानी 2, बात तो वही है, ठीक है ना। तो जिस टर्म में t नहीं आ रहा उसमें मैंने t की पावर 0 लिख दिया। ना भी लिखो तो वैसे भी आप लोग समझ जाओगे बाद में, और अभी प्रॉपरली कर रहे हैं। अच्छा, इस साइड देखते हैं, यहाँ ये dv है, ये चाहता है यहाँ तो v के वेरिएबल आए, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं v की पावर 0 लिख देता हूँ। अब हमारा वेरिएबल मैचिंग हो गया। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में dt है और यहाँ पे टाइम के वेरिएबल, t के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं आ रहा। देखो यहाँ ना x, ना v, ना a, ना कुछ, सिर्फ t आ रहा है। और इस साइड dv है तो वेलोसिटी के वेरिएबल, वेलोसिटी के अलावा और कोई टर्म नहीं आ रही। ये हमारा सेकंड स्टेप था, इंश्योर वाला। चलो बताओ, अब किसी को यहां तक डाउट? स्टेप 2 पूरा हो गया। अब पूछो डाउट, जो बच्चे उस टाइम पूछ रहे थे कि ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा यहाँ तक। सर मतलब इसमें हम स्टार्टिंग में हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है। मैंने क्या लिखवाया? स्टेप 1, राइट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखवाई थी, उनमें Yes, से sir. ये वाली सिलेक्ट क्यों करी, समझ में आया? यस सर, क्योंकि v और t दिया हुआ था। और और a कितना दिया हुआ है हमें? देखो a क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा dt को ऊपर, और जिस टर्म में t नहीं था, जैसे यहाँ पे देखो ना 2 अकेला था, तो उसके साथ मैंने t की पावर 0 लिख दिया। इधर मेरे को v चाहिए, v नहीं था तो v की पावर 0 लिख दिया। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। और कोई बच्चा यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। ये देखिए, इंटीग्रेशन साइन।
आप लोगों में से बच्चों के अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि सेम आंसर आ रहा, अभी भी कोई बच्चा 5, कोई 6, कोई 7। अभी देखते हैं 5 आता है, 6 आता है या 7 आता है। लिमिट अब ये लगा दो इंटीग्रेशन, और जरा लिमिट लिखना नीचे और ऊपर, किसी को कोई डाउट नहीं होगा लिमिट में, सबको समझ में आ गया होगा। देखो फिगर बना, तो टाइम कितना था t, इधर नहीं, इधर थोड़ी ना टाइम आएगा, यहाँ आएगा टाइम, इधर है ना, तो यहाँ लिखेंगे t0, यहाँ लिखेंगे t1। कोई चिंता वाली बात, देखो लिखा हुआ है, फिगर को देख के यहाँ डेटा लिखना है। अच्छा, वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, 0 थी क्या? सर 2 तो यहाँ वेलोसिटी 2, और फाइनली कितनी है, क्वेश्चन मार्क। फाइन करनी है। अब बताओ, थर्ड स्टेप में लिमिट डाल दी, साइन लगा दिया, अब कोई डाउट? समझ में आया? ये लिमिट 0, 1 और ये 2 और अननोन कैसे हैं? ये टाइम की वैल्यूज हैं, वो वेलोसिटी की वैल्यू है। जब गाड़ी शुरू हुई तब उसकी वेलोसिटी 2 थी, तो यहाँ 2 लिख दिया लोअर लिमिट। 1 सेकंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है वो भी लिख, टाइम 0 था, 1 सेकंड बाद टाइम 1 हो गया, तो 0 और 1 लिख दिया। सर ये आपने 2t कैसे लिख दिया, एक बार फिर से बता दो, क्योंकि तो 2 था ना। नहीं लिखा है यार, 2t नहीं लिखा है, तुम t की पावर 0 नहीं समझते। यहाँ पे क्या था? अच्छा मेरे को ये बता, क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ? 2 था 2 था या सिर्फ 2 था ना? हाँ, सिर्फ 2 था। सिर्फ 2 था, पर मुझे क्या चाहिए, मेरा डिफरेंशियल dt जो है वो चाहता है हर टर्म में t आए, हर टर्म में t आए। तो यहाँ तो t आ रहा है, यहाँ पे भी t आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या करूं? तुम 2 को 2 into 1 लिख सकते हो क्या, या नहीं लिख सकते, ये बताओ। यस सर, लिख हाँ लिख सकते हो, इतनी तो चीज समझ में आनी चाहिए ना तुमको यार। और इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 into t की पावर 0, क्योंकि टू पावर 0 1 हो जाता है, तो t की पावर 0 को लगा दूंगा मैं, तो वो 1 ही तो हो जाएगा, और 1 into 2 वापस 2 ही आ जाएगा। तो मैं 2 को 2 into t की पावर 0 लिखता हूँ। बात वही है ना, क्योंकि t की पावर 0 1 हो जाता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो 2 into 1 वापस 2 ही तो बन जाएगा, 2 ही तो दिया हुआ था वो सिर्फ। पर कहते हैं, पर उससे फायदा क्या हुआ? फिर फायदा ये हुआ कि मेरे को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने में आसानी होगी। तो चलो देखते हैं अब क्या कर रहे हैं, देखिए प्लीज। अब ये इंटीग्रेशन एक एक करके लगाइए, पहले इस टर्म पे, फिर इस टर्म पे, फिर इस टर्म पे, और जब यहां पहुंचेगा तो कट जाएगा। तो चलो देखते हैं, बहुत आसान है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ 3t², t क्यूब 3t upon 3 पावर 3 और उसी पावर से डिवाइड कर। चलो ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, साइन यहाँ आ गया, 4 एज इट इज रखो, t की पावर बढ़ाओ एक से, t स्क्वायर बाय 2 t square by 2t 2t t raised to power 1 की पावर 1 t की पावर 1 divided by 1 dt पे पहुंच गया, कैंसिल तो cancel करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के RHS हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे लिख दीजिए लोअर लिमिट, ऊपर लिख दीजिए अपर लिमिट। जहां जहां जो जो क्या कट रहा है वो देखो, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 2 कट जाता है, अपॉन 1 लिखने का तो कोई फायदा नहीं है। तो RHS में अब देखिए क्या कर रहे हैं, t³ प्लस 2t² प्लस 2t, t³ प्लस 2t² प्लस 2t, नीचे टाइम 0 है और ऊपर टाइम 1 है। बहुत बच्चे अपने आंसर बदल रहे हैं, पहले कुछ भेजा था कुछ और भेज रहे हैं, तो पहले ही सोच के भेजना चाहिए था ना। तो पहले मैंने RHS सॉल्व कर लिया, अब LHS को करते हैं। v माइनस v हो जाएगा ये तो। v की पावर 1 upon 1 जब पूछूंगा तब बोलो। v की पावर 0 के ऊपर चलाते हैं, तो ये बन गया v की पावर 1/1। फिर dv पे आया तो कट गया, बस स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, नीचे लिखा v = 2 और ऊपर लिखा v = क्वेश्चन। अच्छा, अब अपॉन 1 लिखने का तो कोई फायदा नहीं है, और रेज टू पावर 1 का भी कोई फायदा नहीं है, तो मैं सिर्फ लिख देता हूं यहाँ पर v,
लोअर लिमिट है v की 2, अपर लिमिट है v की अननोन। तो देखिए यहां तक पहुंचे अभी हम, अब हम आगे यहाँ पे करेंगे। यहां तक कोई डाउट है वो तो पूछिए। अब लिमिट्स कैसे पुट करते हैं आरएचएस पे, ये पूरा एक्सप्रेशन 2 बार लिखेंगे। पहले आरएचएस पे के लिए कर रहा हूं, ये पूरा एक्सप्रेशन 2 बार इवैल्यूएट करना पड़ेगा। पहले टी को अपर लिमिट डाल के इवैल्यूएट करो, देखो क्या आता है, माइनस साइन लगाओ, ये एक्सप्रेशन फिर से लिखो, इस बार टी को लोअर लिमिट डाल के इवैल्यूएट। देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए ये बनाया है। इस पहले वाले में क्या आएगा, जब आपने इस पूरे में टी को 1 डाला 5 5 आया। अच्छा, अब ये पूरा फिर से इवैल्यूएट करिए, कितना आता है, इस बार 0 डालिए, 0 आएगा। 0 आएगा। तो देखो समझ में आया। पहले पूरे वाले को कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट के साथ लिखते हैं। ये पहले 5 कैसे आया है, इस पूरे में जब अपर लिमिट डाली गई थी तो इसकी वैल्यू 5 आई। फिर इस पूरे में लोअर लिमिट डालते हैं तो इसकी वैल्यू 0 है। तो पहले वाला कैसे आया, जब हमने अपर लिमिट डाली, और दूसरे वाला कब आया, जब आपने लोअर। सर अपर लिमिट सब में इंडिविजुअली डाली? पूरे एक्सप्रेशन में यू हैव टू इवैल्यूएट द कंप्लीट एक्सप्रेशन, 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, पूरा एक्सप्रेशन टी को 1 डाल के कितना आता है, ऐसे कर लो ना, टी क्यूब प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 2 टी, 1 डाल, 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, कितना आया ये 5। फिर 0 डाल के करो, 0 क्यूब प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, कितना आया। पूरे एक्सप्रेशन को पूरे को कैलकुलेट करो, टी की वैल्यू 1 डाल, तो 5 आता है, माइनस साइन लगाओ बीच में, फिर पूरे को कैलकुलेट करो, टी को 0 डाल। अब सेम चीज एलएचएस पे करते हैं। एलएचएस पे हमारे पास कौन था, देखो v था, तो v को 2 बार लिखिए, वही पिछली बार की तरह 2 बार, पहले वाले में अपर लिमिट के साथ और दूसरे वाले में लोअर। पहले वाले में अपर लिमिट के साथ और दूसरे वाले में लोअर। v को रिप्लेस कर दो अपर लिमिट से, पर अपर लिमिट तो पता नहीं है, अपर लिमिट v ही बोलो, तो v की जगह v लिख दो, v की जगह v लिखोगे तो v तो रहेगा, माइनस इस v की जगह 2 डाल दो तो 2 रहेगा। प्रैक्टिस से सीख जाओगे थोड़ा बहुत। अब देखो, अब एटलीस्ट ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को 85% तो आपको समझ में आया हो। पहले वाले में स्टेप्स जब लिखवाए थे तब कंफ्यूजन हो रहा था क्या है, पहले क्वेश्चन के बाद भी क्लैरिटी नहीं थी, अब इस क्वेश्चन के बाद एटलीस्ट आपको 85% तो समझ में आया। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, अगली क्लास पूरा न्यूमेरिकल्स पे जाएगी। इंटीग्रेशन मैंने बताया था, एक क्लास और है, तो थर्सडे वाली क्लास में अलग अलग टाइप के हम न्यूमेरिकल्स मिक्स करके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे, तब आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या करा है, ये जो v था इसको मैंने 2 बार लिख दिया, इस v को दोनों में लिख रहा हूँ, v और v। इस पहले वाले v को रिप्लेस कर दूंगा अपर लिमिट, यानी इस v की जगह अपर लिमिट, और दूसरे वाले v की जगह लोअर लिमिट। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, 2 को उधर ले जाइए, तो v कम्स आउट टू बी मीटर पर सेकेंड, यानी गाड़ी की वेलोसिटी 7 मीटर पर। अब जो बच्चे जिन्होंने आंसर 6 भेजा था या 5 भेजा था या 3 भेजा था, देखिए कैसे इंटीग्रेशन करा जाता है। सर एक डाउट है। हाँ सर जैसे मैंने इसे स्टार्टिंग में एक बार शॉर्टकट मैट्रिक्स से भी किया था, तो उसके हिसाब से 5 आ रहा था। नहीं, तुमने लिमिट सही नहीं डाली होगी ना, शॉर्टकट में लिमिट तो डलती नहीं है, जो तुमने शॉर्टकट लगाया होगा लिमिट तो डाली नहीं होगी तुमने, या डाली थी? सर नहीं डाली थी। तो फिर तो गलत ही आएगा, इसीलिए तो मैंने कहा शॉर्टकट मत लगाओ, पहले तरीका सीखो।
शॉर्टकट जब सर हम सिखाऊंगा चेक करने के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं ना, अगर shortcut 3 जब मार्क्स का सिखाऊंगा क्वेश्चन। तब उसकी बात करो ना, अभी से क्यों कर रहे हो? अभी तो मैं तरीका सिखा रहा हूँ, तरीके की बात करो। तरीके से करोगे कोई चीज गलत नहीं होगी। शॉर्टकट बताएंगे बाद में, अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी तरीका देखिए। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तरीका ही शॉर्टकट लगने लगेगा ये तो बहुत आसान है, 2-3 लाइन में हो जाता है। तो तरीका सीखने पे जाइए, शॉर्टकट वो सब मत करिए, स्टेप सीखिए। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप कर पाए। चलो डाउट बताओ। अच्छा अब मेरा एक डाउट है, उसका आंसर मैं अभी नहीं करूंगा, उसका आंसर मैं अगले कोई क्लास में करूंगा। उसको आप ये मान लो कि वो एक होमवर्क क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन जरा फिर से पढ़ो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। आपसे एक बच्चा 9th क्लास का बच्चा आया, सुनना मेरी बात को, एक 9th क्लास का बच्चा आया, वो कहता है ये क्वेश्चन तो मैं भी 2 मिनट में कर लूं। वो कहता है ये क्वेश्चन तो यार बहुत सिंपल है, तुम लोग इतना इसमें परेशान हो रहे हो, ये क्वेश्चन तो मैं 2 मिनट में कर लूंगा। तो उससे पूछा मैंने कहा तुम 9th क्लास में हो, ये क्वेश्चन तुम 2 मिनट में कर लोगे? तो वो कहता है हाँ मैं तो इसको 2 मिनट में कर लूंगा। तो उससे पूछा कैसे करोगे? वो कहता है कि मेरे को एक फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें इतनी हमें मेहनत की क्या जरूरत थी, हमें गाड़ी का v निकालना था, u दे रखा था, टाइम दे रखा था, एक्सेलरेशन दे रखी थी। हमें इसमें टाइम नहीं रखा है, टाइम कितना लगा है, 1 सेकेंड लगा है। एक्सेलरेशन भी दे रखी है, u भी दे रखा है। तो इसमें आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, u की वैल्यू डाल दीजिए 2, एक्सेलरेशन पूरी दे रखी है, टाइम की वैल्यू दे रखी है, इसको जरा डाल के पूरा सॉल्व कर दो, तो यहाँ से तो v निकल आएगा। तो ये तो 9th क्लास का बच्चा ही कर रहा है ये क्वेश्चन, तो फिर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मेरा डाउट ये रहेगा, मतलब अभी मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ इसको, आप लोग भी मत करिए, इसको सोचिए। फिर इससे आंसर करेक्ट नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा बोलना नहीं है, अभी आपने सोचना है। अच्छा चलो आप कहते हो इससे तो अलग आंसर आ, कैसे? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? एक्सेलरेशन 3t² + 4t + 2 और इंटू टी, और फिर t को कितना डाल दो? 1 डाल दो। t 1 दे रखा है तो यहाँ से v की कोई वैल्यू आ जाएगी। तो इससे अलग आंसर 11 अलग कितना आया? सो 11 11 आ रहा है, 4 5 6 7 8 9, इससे तो 11 आ रहा है। अब कोई कहता है तो गलत आंसर आ गया, वो 9th क्लास का बच्चा जो है उसने तो गलत कर दिया, 7 आना चाहिए था, 9 आ गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है क्या? ये आपने जो नो सर एक गलती है, हाँ इसमें इंटरवल गिवन नहीं है सर, इसमें एक यही गलती हुई। तो ये हमारा डाउट रहेगा, मतलब अगली क्लास के लिए आपको सोचना है कि ये 9th क्लास का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को कैसे करें। ये फॉर्मूला तो सही है, तो इस फॉर्मूले को लगाकर मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, दैट यू हैव टू थिंक। क्योंकि अगर इस फॉर्मूले को लगा के मैं कर लूं तो मेरे को तो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यू हैव टू थिंक कि ये फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर अलग आ रहा है, यानी ये फॉर्मूला गलत है क्या। तो इस बारे में थोड़ा सोचिएगा, आई एम लीविंग इट एज अ होमवर्क, ठीक है ना। बाकी अब डाउट्स के लिए थोड़ा टाइम बचा है, अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। टेस्ट के भी डाउट्स डिस्कस करने हैं, टेस्ट के डाउट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वी हैव नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे। आप लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चंस थे जो मोस्टली बच्चों ने गलत करे।